तो हेलो गाइस, देख रहे हैं आप शर्मा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि बहुत कमेंट आ रहा था सीएमओ के लिए वीडियो बनाइए सर, सीएमओ के लिए वीडियो बनाइए। तो वीडियो में बना रहा हूँ, है ना। ये आपके जो दिया हुआ ना, सेकंड जो चैप्टर दिया सिंधुगढ़ सभ्यता के बाद जो सेकंड टॉपिक दिया, ये उस पे है। आप टॉपिक देख लीजिए अपने सिलेबस पे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो पहला देखेंगे टॉपिक, है ना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए ए यू ओम ने व्यास चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया, ये सब जानते हैं। और केटी तिलंग ने इसका अनुमोदन किया, जो केटी तिलंग ने इसका अनुमोदन किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे और अनुमोदन किसने किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहां पे हुआ? वो कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी को इसके अध्यक्षता में हुआ, मतलब दादा भाई नौरोजी ही उसके अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया। अब सेकंड अधिवेशन से अगर क्वेश्चन पूछता है सीएमओ के एग्जाम में कि कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। और इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया। तो क्वेश्चन टफ जो बोले थे ना सर के लेवल ऊपर कीजिए, ये लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ये आपको ध्यान देने ही पड़ेंगे, है ना। देखो अगला पॉइंट, द्वितीय अधिवेशन में ही स्टैंडिंग कमेटी का गठित करने का प्रस्ताव लाया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी किस अधिवेशन में गठित की गई थी, है ना, यह प्रस्ताव लाई गई थी। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो, वरना ऐसा नहीं है पूरे क्वेश्चन टफ तो नहीं आएंगे, पर कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, उसको भी आपको करके चलना है, ठीक है ना। देखो आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। देखो यहां से देखो, द्वितीय अधिवेशन में वायसराय लॉर्ड डफरिंग भी उपस्थित हुए एवं सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय अधिवेशन में कौन से वायसराय उपस्थित थे, है ना। इसको उतना ध्यान मत दीजिए। अगला देखिए, कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में, है ना। कहां पे हुआ? मद्रास में। सैयद बरुद्दीन सैयद बरुद्दीन तैयबजी में की अध्यक्षता में हुआ, है ना। ये एक मुस्लिम थे, सैयद बरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही बनेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बरुद्दीन तैयबजी, है ना, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और ये अधिवेशन कहां पे हुआ? ये हुआ मद्रास में, है ना। तो ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांग्रेस अधिवेशन से, तो आप ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, मद्रास अधिवेशन में पहली बार गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को भी शामिल हुए। इसमें 95 किसानों की प्रतिनिधि भी शामिल हुई। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, आपको ध्यान होना चाहिए। कचरा नहीं भरना दिमाग में हर चीज का, सटीक और एकदम क्लियर पकड़ना है, ठीक है ना। अगला देख लो, इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषाओं में, छोड़ दो, आएगा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं भाई। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। यूपी की राजधानी इलाहाबाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। इसमें जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये जो याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम है जॉर्ज यूल। और ये कौन सा अधिवेशन था? चौथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, यहां से क्वेश्चन उठा के मिलेगा आपको। और जितने लोग भी होंगे पहली बार इस वीडियो को देख रहे, पूरा देखिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एक कॉपी पेन रखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप। मैं कुछ दिन के बाद से अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद। तब तक आप लिख लीजिए, है ना। देखो अगला पॉइंट, इस अधिवेशन के लिए स्थान दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन दिया था, क्या दिया था, मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट है कि चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और वही कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखोगे,
मतलब अगला देखेंगे पॉइंट, उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर आकलैंड काल्विन ने इलाहाबाद में स्थान देने से इनकार कर दिया। कोई मतलब नहीं है, वो इनकार किया, उसको क्वेश्चन नहीं पे बना सकता सामने वाला। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट देखो आप, सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद में अधिवेशन ना हो सके इसके लिए पूरी शक्ति लगा दी। कोई मतलब नहीं है, पढ़ते वक्त ये ध्यान देना, छोड़ना कहाँ है। अगला देखो, इलाहाबाद अधिवेशन 1988 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन का निर्माण हुआ था, तो ये पॉइंट तो ठीक है कि आप पूछ सकते हैं कि पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, तो आप जान सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो वो हुआ था इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्जियल, जो कि पहले कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर होगा तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको, ठीक है ना। देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए और भाषण दिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, लाला लाजपत राय पहली बार किस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। अगला पॉइंट देखो, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन मुंबई में, इसको बंबई में 1889 में वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, ध्यान दे सकते हैं। बंबई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को चार्ल्स ब्रैडला भी सम्मिलित हुए थे। इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अगला देख लेते हैं, इसी में क्या है कि बंबई अधिवेशन में कदम्बनी गांगुली सम्मेलन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला थी कदम्बनी गांगुली। तो ये बन सकता है यह प्रथम भारतीय स्नातक महिला भी थी। तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा इससे कि प्रथम स्नातक भारतीय महिला कौन है, कादम्बनी गांगुली, और ये बंबई अधिवेशन में संबोधित करने वाली पहली महिला थी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को उठाइए आप, जो एग्जाम में आपको नंबर दिलाएंगे। देखो अगला देखेंगे, जुलाई 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना लंदन में हुई। इससे इंडिया नामक पत्र निकालने पर प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये छोड़ दो। आगे देखो, बोल 1888 के उपरांत 16 वर्षों तक कांग्रेस ने अपने को ब्रिटिश सरकार का मित्र साबित करने एवं अंग्रेजों को मारने के लिए कार्य करती रही, लेकिन अंग्रेज नहीं माने तो वो कांग्रेस के मरने की कामना कर देते। बहुत बेकार चीज है ये आपको नहीं पढ़ना है। देखो दिमाग में कचरा नहीं भरना है ना, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देख लो आखिरी पॉइंट क्या है, ये वाली, जो 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के सचिव को लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ाकर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए भी मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो देखो ये सब जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो सीएमओ के टफ लेवल के लिए है। जब तक मेरा जो लिंक या जब तक मैं पीडीएफ नहीं डाल पा रहा हूं, है ना, तब तक आप बिल्कुल कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिए। मैं इसका पूरा टेस्ट सीरीज डाल दूंगा आप लोग इकट्ठा आप लोग के लिए, है ना। और नए यूजर में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखो आगे का मैं और पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। देखेंगे आगे क्या है। तो कर्जन के कारनामे आगे यही है। कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन है वो बहुत कुछ करके गए थे हमारे लिए, है ना। तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पहले देखेंगे नगर पालिका अधिनियम 1899। इसके द्वारा नगर पालिका की जनताओं द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या कम करके मनोनीत सदस्यों का बहुमत कायम किया गया, है ना। तो नगर पालिका अधिनियम 1899 किसने दिया था? वो दिया था कर्जन ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज को। सेकंड, दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 को ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड 7 के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जबकि देश में अकालों की श्रृंखला चल रही थी। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड 7 के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहां तक आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि ये आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किस सन में हुआ था? 1903 में। और किसके सम्मान में होता है? सम्राट एडवर्ड 7 के, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीएमओ के लिए, ठीक है ना। आगे देखो क्या होता है। देखो ये है जो अगला,
देखिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 देखो लाइन से दिया है, इसके द्वारा शिक्षा पर सरकारी शिकंजे को मजबूत किया गया तथा भारतीयों के लिए उस शिक्षा क्षेत्र की सीमित कर दिया गया। तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लॉर्ड कर्जन ने। अगला, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905, बंगाल विभाजन के टाइम का क्वेश्चन है ये, है ना, 1905। कलकत्ता में 1 करोड़ से अधिक खर्च कर इसका निर्माण किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो है 5वां पॉइंट, बंगाल विभाजन 1905, यह सर्वाधिक अप्रिय कार्य था क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, जिसके कारण उसकी बहुत ही आलोचना हुई थी। तो ये लॉर्ड कर्जन के कारनामे हैं जो आपको कॉपी में नोट करना है, इससे बेस पे क्वेश्चन बनेगा तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक, देखो क्या है ये, हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि बंगाल के विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देते हैं। मतलब बंगाल के विभाजन के बाद जो क्रांति आई जिससे हमारा देश आजाद हो सका, इसके बारे में महात्मा गांधी अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम जान गए आप लोग, और लॉर्ड कर्जन के बारे में जान गए, और बंगाल विभाजन का समय भी जान गए 1905। ये 3 चीजें कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, ठीक है ना। इसी में देखेंगे अगला जो लिखा है, इस प्रकार लॉर्ड कर्जन के कारनामों के प्रकांतर को उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, है ना। मतलब जो ये जो इसने जो इतने भी काम किए, इससे हमारा उग्र राष्ट्रवाद प्राप्त हुआ, जिससे हमारा देश आजाद हो चुका, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में, हम देखेंगे अगले में क्या है इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। तो आगे के जो इस टॉपिक में देखेंगे गरम दल के नेता के बारे में, कि गरम दल के नेता कौन कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इसको इस प्रकार से बोला जाता है लाल बाल पाल। आपको क्वेश्चन बनेगा गरम दल के नेता कौन कौन से हैं, शीमों में क्वेश्चन बनेगा इसका, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिए, लाल बाल पाल यहां से उठा लीजिए, और अरविंद घोष भी उस मतलब गरम दल की सेना में शामिल थे, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या है हम देखेंगे आगे, और वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो जो इसमें दिया है कि गरमपंथी गुट की रणनीति एवं कार्यक्रम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक ब्रिटिश पत्रकार हेनरी नेविसन को एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के दौरान कहा, हमारा उद्देश्य के चलते नहीं बल्कि हमारी कार्य पद्धति के चलते हमारा दल को आज उग्रवादी कहा जाने लगा है। मतलब जो उनके टेक्निक थे कि तुरंत एक्शन लो, तुरंत भारत की आजादी के लिए कुछ करो, इसलिए उनको उग्रवादी नेता कहा जाता था। तो गरम दल के सभी नेताओं को उग्रवादी नेता कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि इनमें से कौन सा उग्रवादी नेता है कि नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, उग्रवादी भारतीय हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से प्रार्थना याचना अपील करने को व्यर्थ मानते थे। बिल्कुल सही बात है। उदारवादी जहां संवैधानिक आंदोलन पर जोर देते थे, वहीं गरमपंथी गुट का मानना था कि भारत में अपना कोई संविधान नहीं है, इसलिए संवैधानिक तरीकों को आंदोलन में कोई आधार नहीं दिया जाए। तो देखो ये सब चीज सिर्फ समझाने के लिए है। इससे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि उग्रवादी नेता कौन थे, गरम दल में कौन कौन शामिल थे, लाल बाल पाल संबंधित क्या है ना, ये ध्यान देने के लिए आपको, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसी में आगे आप देखेंगे तो बोल रहा है कि गरमपंथी नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तरीकों के प्रयोग द्वारा स्वराज प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ठीक है, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा पर आपके जो नॉलेज के लिए सही है ना। तो इस समय देखो ये सब चीज तो उतना नहीं पूछेगा, ये जो 2 लाइन लिखा है ये नहीं आएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच फूट पड़ गई। अंततः गरम दल वालों ने को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से अधिवेशन में गरम दल को कांग्रेस से बाहर किया गया, वो है सूरत अधिवेशन 1907। क्वेश्चन बनते हैं कि गरम दल और नरम दल के बीच फूट कब पड़ गई, वो है 1907 सूरत अधिवेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन को इन्हीं लाइनों से लेके हमको दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में विलय हो गया, वापस एक हो गए लोग, ठीक है। ये भी दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखते आगे क्या है हमारे पास, है ना। देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में क्या दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। इस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया था। 2 डेट क्लियर हो गए ना, कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी उसी दिन असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। ये लाइन को आप कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। महात्मा गांधी जी ने इस शोक की घड़ी में उपस्थित हुए और महात्मा गांधी जी ने उनकी अर्थी को भी कंधा दिया। महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे मुसलमान नेताओं ने भी गांधी जी के साथ अर्थी को उठाया था। इस समय एक शोक गीत भी पढ़ा गया। यह शोक गीत मौलाना हसरत मोहनी ने पढ़ा था। तो देखो इतना ठीक है कि आपको समझ आ गया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के समय ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इससे ऊपर वाला, एक कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देखेंगे आगे क्या है। देखो इसमें है आगे कि महाराष्ट्र में अकालग्रस्त किसानों को कर देने से मना कर दिया गया था। तिलक ने 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने 1898 में प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन्स लुबांग को लिखा एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी एक दिलचस्पी है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आगे चलिए, है ना। इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ध्यान मत दीजिए। देखो इसमें दिया है यंग इटली आंदोलन के प्रवर्तक, इटली के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गणतंत्रवादी नेता मैगजीन को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था। ये देखो ये हो गया ना, ये पूरा यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। यंग इटली आंदोलन के प्रवर्तक, इटली के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गणतंत्रवादी नेता मैगजीन को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। मैगजीनी ने अपने सर्वप्रथम इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली आंदोलन परिवर्तन को शुरू किया था। ये होता है टॉपिक जहां से क्वेश्चन उठाता है कोई पेपर वाला, ठीक है ना। देखते हैं इस टॉपिक में आगे क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 का आंदोलन उदारवाणी चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति का अनुसरण किया गया था और कांग्रेस उदारवादी आंदोलन के गरम दिली नेताओं ने घोर आलोचना की थी। इन आलोचना में एक बीजी तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा था। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि पहला चरण कब तक था, ये शब्द किसने कहा था, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, है ना। और देखेंगे ये लास्ट है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इस कारण उग्रवादी की हिंदुओं की अतीत का राप अलापने की नीति थी। तो देखो ये सब लाइन को उतना ध्यान मत दीजिए, है ना। जो मैं जहां पे मार्क कर दिया हूं, जहां पे समझा दिया हूं, उस चीजों को ध्यान दीजिए और ज्यादा नहीं दीजिए, ठीक है ना। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। मैं सीएमओ की अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। लेवल ऊपर किया हूं, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और बस तैयारी करते रहो मेहनत से। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।